जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी। इससे पहले हम लोगों ने देख रखा था शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल थे और उनकी प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। तो आज देखिए इसमें उत्तराधिकारी में सबसे पहले संभाजी महाराज। इनका शासनकाल होता है 1680 से 1689 ईस्वी तक। 16 जनवरी 1681 को ईस्वी में संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था और इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे राज्याभिषेक का समय दिया हुआ है और इनकी राजधानी क्या होती, राजधानी होती रायगढ़। औरंगजेब का पुत्र अकबर, औरंगजेब का पुत्र होता है अकबर, पाली नामक गांव में 13 नवंबर 1681 को संभाजी महाराज से मिला और इसके बाद संभाजी को अकबर ने संरक्षण प्रदान किया। संभाजी के माता का जो नाम है सईबाई था और केशव भट्ट और उमाजी पंडित इनके गुरु थे। तो देखिए इनका राज्याभिषेक कब हुआ है ये याद रखिएगा, इनकी राजधानी क्या है ये याद रखिएगा। इसके बाद सईबाई इनके माता जी का नाम था और केशव भट्ट और उमाजी पंडित इनके गुरु थे। अब और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे है राजा राम। ये 1689 से लेके 1700 ईस्वी तक इनका शासन है। शिवाजी के छोटे पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई राजा राम का फरवरी 1689 ईस्वी में रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया था। तो ये शिवाजी के छोटे पुत्र थे और संभाजी महाराज के सौतेले भाई थे। 1689 में इनका राज्याभिषेक किया जाता है रायगढ़ में। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और येसुबाई और साहू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी समय जब इनका राज्याभिषेक होता है, औरंगजेब क्या करते हैं, रायगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं और इन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 1689 ईस्वी में राजा राम ने जिंजी से पलायन कर गया तथा सतारा को प्राकृतिक दुर्गों के रूप में अपनी राजधानी बनाता है। मतलब यहाँ से पलायन कर जाते हैं और सतारा और गया यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं। 1700 ईस्वी में सतारा में राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बनते हैं तथा राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बन जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका जो पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय, ये सत्ता में आते हैं और इनकी जो पत्नी है ताराबाई, ये इनकी संरक्षिका बनती है। साहू जी का शासन होता है तो 1707 से लेकर 1749 तक। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना। इसके बाद जो मुगल सत्ता होती है वो कमजोर हो जाती है और साहू जी महाराज से यहाँ पे थोड़े से उनके संबंध मधुर होने लगते हैं। देखिए यहाँ पे दिया साहू जी संभाजी के पुत्र थे, है ना। 1707 ईस्वी में खेड़ नामक स्थान पर साहू जी और ताराबाई की सेना में युद्ध हुआ। ताराबाई की पराजय हुई और वह भागकर दक्षिणी महाराष्ट्र में पहुंच गई। देखिए ये जो साहू जी है, इनकी सेना और ताराबाई, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ताराबाई परास्त हो जाती है और दक्षिण महाराष्ट्र में चली जाती है। साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाई और यहीं पर 1708 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू जी ने एक नया पद सेना करते, मतलब सेना को संगठित करने वाला, ये गठन किया तथा बालाजी विश्वनाथ को सेना करते के पद पर नियुक्त किया। मतलब इन्होंने मराठाओं को संगठित करने का प्रयत्न किया, इन्होंने सेना करते पद के नियुक्त बनाया। ये जरूर याद रखिएगा, सेना करते ये पद क्या है, सेना को संगठित करने वाला, है ना। और बालाजी विश्वनाथ इसके पहले मतलब अधिकारी बनते हैं। अगला जो उत्तराधिकारी राजा राम द्वितीय है, 1749 से 1750 तक। शिवाजी द्वितीय के कोई पुत्र नहीं थे। ताराबाई के कहने पर तथाकथित शिवाजी द्वितीय ने राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया। 1750 ईस्वी में बाजीराव ने राजा राम द्वितीय की संगोली की संधि हो गई। मतलब यहाँ पर संगोली की संधि राजा राम द्वितीय और बाजीराव में होता है। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मतलब जो संभाजी है इनके बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ सरल और कारगर बनाते हैं। मराठा छत्रपति साहू जी ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 तक होता है। 1720 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 तक होता है।
तथा बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव के मृत्यु के पश्चात पेशवा बनते हैं। और 1761 में क्या होता है, ये पेशवा रहते हैं यहाँ तक। अब इसके बाद देखिएगा आगे दोस्तों, यहाँ पर दिया माधवराव का शासनकाल होता है 1761 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित। देखिए सरंजामी ये क्या है, भू राजस्व से जुड़ी एक प्रकार की प्रणाली होती है, बस आपको ये याद रखना है। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो सरंजामी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हो दोस्तों। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप टीम के इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते देखिए, अब यहाँ पर दिया मराठा रियासतें। देखिए मराठा रियासतें ये स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मराठाओं का जो मतलब जो मराठा कहा जाता था ये कई बिंदुओं से मिलकर बने थे। बिंदु का मतलब कई छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर बने थे। जैसे देखिए जो सतारा है, सतारा में छत्रपति हुआ करते थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, पुणे के पेशवा थे, नागपुर के भोसले थे और इंदौर के होलकर। ये जब एक साथ मिलते थे तो इन्हें मराठा कहा जाता था। तो आपको याद रखना है कि कौन किस जगह पर है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, मैचिंग के लिए आ सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं। इंदौर में होलकर हुआ करते थे, नागपुर के भोसले हैं, पुणे के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया और सतारा के छत्रपति, है ना। अब मराठाओं के पतन का कारण क्या है, देखिए उत्तरकालीन मराठा में अकुशल नेतृत्व। देखिए शिवाजी महाराज के बाद जो मराठाओं का नेतृत्व धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, इस कारण इनका पतन हुआ। मराठा सैन्य प्रणाली में आधुनिकता का अभाव था। मराठाओं की अपर्याप्त नौसेना, इनके पास नौसेना नहीं थी। गुप्तचर प्रणाली का अभाव था। मराठा सरदारों का आपसी कलह। देखिए जब हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे विस्तार से समझेंगे किस प्रकार की कलह होती है इन लोगों में, है ना। काफ़ी ज़्यादा आपसी कलह होती, प्रत्येक व्यक्ति खुद पेशवा बनना चाहता है, यही कारण होता है जो मराठाओं का पतन हो जाता है। तो यहाँ देखिए सिख धर्म दिया। अब ये मराठाओं ने कितने युद्ध लड़े, किन क्षेत्रों को जीता, कैसे हुआ, ये सब यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया। तो ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत करेंगे, है ना। आंग्ल मराठा युद्ध ये आधुनिक भारत में पढ़ा जाएगा। तो जब वहाँ पर पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज़ों को बड़े ध्यान से समझेंगे कि मराठाओं की कमी क्या होती है, किस प्रकार से चीज़ों को विजित करते हैं। तो ये बड़ी छोटी सी क्लास है दोस्तों, क्योंकि आगे अब सिख धर्म स्टार्ट होने वाला है। तो सिख धर्म की क्लास हम लोग एक नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म से भी क्वेश्चन खूब बन देखने के लिए मिलते हैं पेपर में। तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और वो भी एकदम फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा साथियों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, इससे पहले आप जरूर याद रखिएगा, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, आपको जो कूपन कोड का सेक्शन है ना उसमें आपको सिंपली ऐसा लिखना है ज्ञान सर। जैसे आप लिखेंगे तो 20% का डिस्काउंट आपके लिए में हो जाएगा और आप अपने कोर्स को आसानी से परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।